Hello, students. Welcome back to your biology class. As you know, we have finished talking about the chapter molecular basis of inheritance. I hope आपने competency based questions और PYQs practice कर लिए होंगे जो मैंने आपको assignment में भेजे थे, right? So after the molecular basis of inheritance, the next chapter that we're gonna start with is the evolution. So जब भी हम word evolution के बारे में सोचते हैं, so what do you understand from the term evolution? Evolution generally means the gradual change, a slow change over the long period of time. So evolution एक gradual, एक slow process है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने आने वाली जनरेशन्स में चेंज होते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन, बट एवोल्यूशन एक ऐसी टर्म है जो आप हर किसी चीज के साथ रिलेट कर सकते हो। एवोल्यूशन यूनिवर्स का, एवोल्यूशन अर्थ का, एवोल्यूशन लाइफ का, एवोल्यूशन कंप्यूटर्स का, मे बी एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का। क्योंकि एवोल्यूशन क्या है कि ओवर द टाइम जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, वो एडवांस हो रही है। जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, लाइफ में, अर्थ में, स्टार्स में, यूनिवर्स में, ये सारे सबके लिए जो ग्रेजुअल स्लो चेंज है जिससे आगे आने वाली चीजें चेंज हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उसके लिए वी यूज द टर्म एवोल्यूशन। बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजी। So we will be talking about the evolutionary biology. So what is evolutionary biology? It's the study of history of the life forms. अभी मैंने क्या कहा आपको, ये जो एवोल्यूशन है ये ग्रेजुअल चेंज है कि ओवर द टाइम चीजें कैसे चेंज हुई, डेवलप हुई, लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने। तो इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ from the most simple to most advanced one is called as the evolutionary biology. But जब हम लाइफ का एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम लाइफ के एवोल्यूशन को एज एन आइसोलेटेड टॉपिक नहीं पढ़ सकते। तो हमें जो स्टोरी ऑफ लाइफ है, लाइफ हिस्ट्री है ऑन द अर्थ, हम इसको देखेंगे दैट इट इज डीपली रिलेटेड टू evolution of the universe and the evolution of the stars and the earth. तो इस चैप्टर में इससे पहले कि हम लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में बात करें, हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कैसे यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, हाउ डज द यूनिवर्स फॉर्म, बना कैसे, फिर वो डेवलप कैसे हुआ, फिर यूनिवर्स में स्टार्स और अर्थ कैसे बनी, और अर्थ में हाउ डज द लाइफ स्टार्टेड टू अपीयर, राइट? अगर आपसे मैं सिंपल सी टर्म्स पूछूं दैट व्हाट इज द यूनिवर्स, व्हाट इज द गैलेक्सीज, मे बी व्हाट आर द स्टार्स, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं, सोशल स्टडीज में। तो व्हाट इज द यूनिवर्स? universe is made up of a billions of the galaxies together. जैसे अगर आप अपनी बात करें कि हम कौन सी गैलेक्सी में है, we are present in a मिल्की वे गैलेक्सी, राइट? सो ये जो यूनिवर्स है, द यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ द गैलेक्सीज। जब सबसे पहले यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, यूनिवर्स जैसे जैसे डेवलप हुआ, यूनिवर्स में बनी डिफरेंट टाइप ऑफ द गैलेक्सीज। सो बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज together forms the universe, or we are present in the Milky Way galaxy. And then if we talk about कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो गैलेक्सीज हैं, इन विच गैलेक्सी वी आर? द मिल्की वे। अब ये जो गैलेक्सीज हैं इनमें प्रेजेंट है स्टार्स। जैसे सन इज वन ऑफ द स्टार जिसके क्लोजेस्ट हम है, राइट? तो सबसे बड़ी जो स्पेस है, सबसे बड़ी स्पेस है, दैट इज द यूनिवर्स। And the universe is mind boggling, like you can't imagine how big it could be with respect to the space, time, matter, energy. ये सब कुछ we can't just imagine that how big is of the universe. So it's made up of a billion of galaxies. Galaxies is made up of the millions of the stars, और stars के आसपास revolve करते हैं planets. जैसे जब हम बात करते हैं कि हम solar system में हैं, so solar system is a system of stars and the
planets around it. So we are present on one of the planet, which is the planet Earth, right? So sun is just one ordinary star, but there are billions of the stars in Milky Way. सोचो एक galaxy में ही billions of stars हैं, then how many stars are there in the billions of the galaxies in the universe, right? So, universe is the group of galaxies. Billions of stars makes the galaxy, and star is a burning ball of gas. अगर आप बात करो हमारे पास जो स्टार है that is the sun. सन लगातार एनर्जी कैसे रेडिएट कर रहा है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि जो सन है इसके अंदर चल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी एमिट कर रहा है, राइट? So and then the earth is a rocky planet जिसके ऊपर the life is existing. Okay, now whenever you look at the stars, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको फिजिक्स से रिलेट करना पड़ेगा. जब भी हम बहुत बड़े डिस्टेंसेस की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की बात करते हैं, कि जो सन से या किसी भी स्टार से आने वाली लाइट है डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचती है. अब यू नो द डिस्टेंस इज अगेन टू लॉन्ग. तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में. तो light year is a unit of distance and it tells you about the distance the light travels in the 1 year. अगर आपको याद हो लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है, 3 × 10⁻⁸ meters per second. ये 1 सेकंड में इतनी लाइट ट्रेवल कर जाती है विच इज 3 × 10⁸. तो सोचो 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द लाइट ईयर. और अगर कोई यूनिट है डिस्टेंस का which is being used to measure the long distances, we call it as the astronomical unit. और ये जो स्पेस के डिस्टेंसेस हैं they are called as the stellar distance. अब right now let's say you looked at a star और उस स्टार को देखते टाइम जो भी लाइट reached your eyes वो कितने टाइम पहले चली होगी उस स्टार से. मे बी इट हैज स्टार्टेड ट्रैवलिंग मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. तो हम ये कहते हैं अभी जो लाइट आपकी आईज में एंटर कर रही है वो एक्चुअली में मिलियंस ऑफ इयर्स पहले चलना स्टार्ट हुई थी. तो द मिलियंस ऑफ द इयर्स इट टुक टू ट्रैवल द ट्रिलियंस ऑफ द किलोमीटर्स. सो प्रेजेंट डे जो स्टार्स आप देख रहे हो वी आर एक्चुअली पीपिंग इनटू द पास्ट, क्योंकि वो जो लाइट है वो आज की चलना स्टार्ट नहीं हुई. इट हैज स्टार्टेड ट्रैवलिंग लाइक द मिलियंस ऑफ द इयर्स अगो. ओके, सो दिस इज व्हाट वी से कि जब भी हम स्टार की तरफ देख रहे हैं वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द पास्ट, क्योंकि वो जो लाइट तुम्हारी आईज में एंटर करी वो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले ट्रैवल करना स्टार्ट करी थी. ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई. बट लाइफ ओरिजिनेट होने से पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ डज द यूनिवर्स फॉर्म्ड. तो ये जो यूनिवर्स के फॉर्मेशन की थ्योरीज हैं मे बी आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी इससे रिलेटेड. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फिजिक्स टॉपिक दैट हाउ डज द यूनिवर्स फॉर्म. एंड द यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी. सो यहाँ पे बिग मतलब बहुत बड़ा, बैंग इज अ साउंड मेड बाय द एक्सप्लोजन. एक ऐसी एक्सप्लोजन जिसको तुम उसको किसी भी टर्म्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट मेंट बाय द बिग बैंग साउंड, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली जो एक्चुअली में यूनिवर्स है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ एक बहुत छोटे से पॉइंट से. अब ये जो बहुत छोटा सा पॉइंट था ये बहुत ज्यादा डेंस था, कि इसमें बहुत ज्यादा मैटर था. बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे क्या हुआ, देयर हैज अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन. ऐसी एक्सप्लोजन जिसको तुम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते. एंड दैट मेड अ ह्यूज साउंड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द बिग बैंग. और सोचो अगर एक सिंपल बॉम्ब है तुम्हारे पास, बॉम्ब में जब आग लगती है तो उसके जितनी भी मटेरियल है उसके अंदर वो हर तरफ स्कैटर कर जाते हैं.
ऐसे ही जब इस सिंगल पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुई, तो यहाँ से जो मैटर निकला, इट स्टार्टेड मूविंग इनटू द स्पेस अराउंड इट। और ये जो फर्स्ट एक्सप्लोजन थी, दैट फर्स्ट बैंग, दैट ह्यूज सिंगुलर एक्सप्लोजन एंड द यूनिवर्स फॉर्मेशन, इट टुक अबाउट 13.8 billion years ago. BYA means billion years ago, right? अब सोचो, एक डेंस बॉडी थी, जब उसको हमने एक्सप्लोड कर दिया, तो मैटर जितना भी एक छोटे से छोटी सी वॉल्यूम में था, अब वो यूनिवर्स में स्कैटर हो गया, राइट? अब जैसे जैसे इट स्टार्ट्स मूविंग, मैटर इज मूविंग अवे, तो इसको हमने क्या कहा था? यूनिवर्स स्टार्ट्स टू एक्सपैंड। अब जैसे जैसे, अगर एक ही जगह पे सारी चीजें हैं, तुमने इसको, मे बी यू कैन रिलेट विद द फिजिक्स और द केमिस्ट्री समटाइम्स। अगर एक चैम्बर में एक ही जगह पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो वहां पे एनर्जी वुड बी हाई। बट जैसे तुमने वो चैम्बर खोला, पार्टिकल स्कैटर हो गए इन्वायरमेंट में, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी? द एनर्जी लूजेस द एनर्जी। तो ऐसे ही जब यूनिवर्स स्टार्टिंग में एक्सप्लोड हुआ, तो इट वाज लाइक अ बर्निंग एक्सप्लोजन। बट जैसे जैसे पार्टिकल्स ने दूर मूव करना स्टार्ट किया, द यूनिवर्स स्टार्टेड टू ग्रेजुअली कूल। और इसी कूलिंग के प्रोसेस में सबसे पहली गैसेस बनी, विच इज हाइड्रोजन एंड द हीलियम। यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हम बात करें सन की, कि सन लगातार इतनी एनर्जी कैसे दे रहा है। सन का जो कोर है, या किसी भी स्टार का जो कोर है, दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो पहली गैसेस जो बनी, दे वर द हाइड्रोजन एंड द हीलियम। अब ये जो यहाँ से क्लाउड्स ऑफ द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि एक्सप्लोजन हुई, तो यहाँ से गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स के क्या बने? क्लाउड्स। And these clouds of the gases and the dust particles started forming the galaxies. Right? अब द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कोई भी दो चीजें जिनका मास पे डिपेंड करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो दो चीजें हमेशा, वी कैन से, दे ऑलवेज एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, राइट? तो गैलेक्सीज में when there were the clouds of the gases and the dust particles, अब यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ गैलेक्सी है, यहाँ पे हमेशा फ्रॉम द सेंटर द एक्सप्लोजन स्टार्टेड टू टेक प्लेस, राइट? सो यहाँ पे हुआ क्या? ये जो गैस पार्टिकल्स थे, इवन दो दे वर एक्सपेंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द ग्रेजुअल कूलिंग, बट क्योंकि जो कोई भी दो चीजें ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी एक्सपीरियंस करती हैं, तो ये जो गैसेस थी, इनको एक्सपेंशन की वजह से दे वर मूविंग अवे। बट जब ये ठंडी हो गई, उसके बाद ग्रेविटी स्टार्ट्स टू एक्ट, और ग्रेविटी ने ये जितनी गैसेस थी, इन सबको सेंटर की तरफ पुल किया। सोचो, कूल्ड गैसेस हैं, और कूल्ड गैसेस को तुम सेंटर की तरफ पुल करोगे, तो व्हाट विल हैपन? द गैसेस स्टार्ट्स टू condense. So first thing, the universe, the single explosion happened. There was a rapid expansion. Then there was a cooling down. Hydrogen and helium formed. Cooling के बाद ये जो clouds of gases and dust particles थे, they experienced the gravitation. Under gravitational forces, these gases condensed, and that's how the galaxy with the billions of the stars formed. Right? So this is how the universe and the galaxies formed. अब आ जाते हैं, how does the earth formed? Universe बना 13.8 billion years back, and the earth was formed 4.5 billion years back, right? And when the earth formed in the beginning, earth पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। जब हम बात करते हैं कि वाई अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है और किसी प्लेनेट पे क्यों नहीं है, और आंसर है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, राइट? तो हाउ डू यू थिंक द अर्थ एटमॉस्फेयर इज इम्पोर्टेंट? सो जो भी गैसेस हैं, सो मेनली जो गैसेस हैं, दैट इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, मीथेन है।
carbon dioxide is one of the important gas. Water vapors important gas. Water vapors are important. Oxygen is important. But ये सारा जो atmosphere था, it formed slowly. बट जो अर्ली इन्वायरमेंट था, अर्ली इन्वायरमेंट या अर्ली एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग क्योंकि यहाँ पर नो ऑक्सीजन वॉज अवेलेबल। तो जो अर्ली अर्थ, तो यहाँ पे एवरीथिंग वॉज बॉइलिंग हॉट, वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी बहुत ज्यादा। और आपको पता होगा जब भी वॉल्केनोज इरप्ट करती हैं यहाँ से निकलती है गैसेस। सो इतनी ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी कि जो पूरा अर्थ का कवरेज, अर्थ का जो सरफेस था वो इस मोल्टन लिक्विड मास से कवर्ड था जो वोल्केनिक इरप्शन से बाहर निकल रहा था। और यही इरप्शन से रिलीज हुए गैसेस लाइक वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड द अमोनिया। तो उस टाइम एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा थे, मीथेन बहुत ज्यादा थी, अमोनिया बहुत ज्यादा था, बट देयर वाज नो ऑक्सीजन अवेलेबल। जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उस एनवायरनमेंट को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग। क्योंकि अर्ली एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो वी कॉल इट एज द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अब हुआ क्या, वाटर वेपर्स वर देयर, सन से आ रही थी यूवी रेज। तो यहाँ पे दो एनर्जीज थी, एक सन से आने वाली एनर्जी, दूसरी लाइटनिंग वर स्ट्राइकिंग, राइट। सो यूवी रेज ने क्या किया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इनको स्प्लिट किया इनटू हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्योंकि लाइटर है, अब कोई गैस कैसे लाइट वेट होती है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट इज इट्स एटॉमिक मास, राइट। सो हाइड्रोजन है जो, हाइड्रोजन बीइंग लाइटर ये तो चली गई एटमॉस्फेयर में। बट ये जो ऑक्सीजन थी, अभी हमने पिछले पेज पे क्या कहा, एनवायरमेंट वाज रिड्यूसिंग, बट ऑक्सीजन तो बन गई। बट ये जो ऑक्सीजन थी इट क्विकली कंबाइंड विद द अदर gases like the मीथेन एंड द अमोनिया। मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट हुई तो यहाँ पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। अमोनिया के साथ रिएक्ट हुई तो यहाँ पे बन गए कुछ नाइट्रेट्स, राइट। एंड काफी टाइम बाद देयर हैज बीन द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के आने से ये जो यूवी रेज हार्मफुल वाज डायरेक्टली रीचिंग द अर्थ, तो उससे ये जो ओजोन लेयर थी इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, राइट। सो दिस इज अबाउट द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। अब दैट मीन्स उस टाइम एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थे, वाटर वेपर्स थी। एंड ऐसा नहीं था कि इट वाज ऑलवेज बॉइलिंग हॉट की लावा निकल रहा था और अर्थ के ऊपर सिर्फ मोल्टन ही मास था, नो। अर्थ वाज गोइंग थ्रू साइकिल्स ऑफ द टू हॉट एंड टू कोल्ड कंडीशन। एक टाइम पे अर्थ वाज टू हॉट, गैसेस मूव अपवर्ड, और फिर उसके बाद प्लेनेट कूल डाउन, ये सारी गैसेस कंडेंस हुई एंड इट फॉल एज हैवी रेन्स। और इससे ये जो खाली अर्थ के क्रस्ट के ऊपर स्पेसेस थी इट गेट फिल्ड विद दिस रेन वाटर। और यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट वाटर वेपर, सारी की सारी गैसेस मिक्स्ड थी वाटर के साथ जिन्होंने इन डिप्रेशंस को फिल किया, और ऐसे बनी प्रेजेंट डे ओशंस। बट ये जो अर्थ की कूलिंग और हीटिंग थी इट वाज नॉट लाइक वन स्टेप प्रोसेस, इट वाज साइक्लिकली हैपनिंग। एक टाइम पे अर्थ वाज बॉइलिंग हॉट, वन अदर टाइम इट वाज रेनिंग बैडली, एंड देन अगेन इट वाज बॉइलिंग हॉट। और साइकिल्स के बाद फाइनली जो अर्थ थी वो धीरे धीरे स्टेबल हुई एंड दैट इज हाउ द अर्थ फॉर्म्ड, एंड देन आफ्टर दैट द लाइफ स्टार्टेड टू ओरिजिनेट। ओके। सो आज के लिए आपको यही समझना है that how does the universe formed, how does the galaxies formed, how does the earth formed, and how does the present day ocean formed. Okay, make clear notes of each and every event about the origin of life that we will continue in the tomorrow's class now. All right then, that's all for today. Make sure you do make notes out of these. Okay. All right, then. That's all for today. Bye bye. Have a good